जिस तरह लाइट फोटोन से मिलके बनी होती है, क्या आपके मोबाइल का जो सिग्नल होता है वो भी क्या फोटोन से मिलके बना होता है? और एक्चुअल में ये फोटोन है क्या? तो यही सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो देखो, चाहे कुछ भी हो, लाइट हो, रेडियो वेव्स हो जिसको मोबाइल सिग्नल बोलते हैं, या एक्सरे हो, गामा रे हो, ये सारा कुछ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना वेवलेंथ अलग अलग होता है, जिससे ये कई सारी कैटेगरी बन जाती है। लाइट, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हैं। अंतर बस ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इन्हीं सब का है। पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया कहाँ से? तो देखो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पर जब वही इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता है, मतलब ऊपर नीचे जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के जो चारों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी तो ऊपर नीचे जाएगी। और जब ये होता है ना, तो एक बहुत अमेजिंग चीज़ ऑब्जर्व होती है, और वो ये है कि एक दूसरी फील्ड बन जाती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगातार बदलने की वजह से ना एक दूसरी फील्ड बन गई, और वो भी लगातार बदल रही है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनती है, और बनने के बाद फिर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ने लगती है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट या एक्सेलरेट होने की वजह से बनता है। और अब तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, तो अब इसमें अंतर कहाँ से आ जाता है? जैसे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट बन जाती है या गामा रे बन जाती है, तो ये अंतर बनने के बाद नहीं आता है। ये उससे आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी कैसे है। क्या जिस इलेक्ट्रॉन से वो बनी है वो बहुत तेज ऑसिलेट कर रहा था या धीरे कर रहा था? अगर वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज ऑसिलेट कर रहा होगा तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी उसका वेवलेंथ अलग होगा, उसके कंपैरिजन में कि जब वो इलेक्ट्रॉन धीरे ऑसिलेट कर रहा था उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी थी। इसीलिए स्पेस में जब सुपरनोवा होता है तो उससे गामा वेव्स निकलती है, क्योंकि सुपरनोवा में ना जब स्टार फटते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज ऑसिलेट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज ऑसिलेट करता है तो वो गामा वेव्स बनाएगा ही, ऑब्वियस है। पर इन सब में फोटोन कहाँ है? कहीं दिखाई दिया? नहीं ना। वो इसलिए कि फोटोन कोई अलग पार्टिकल नहीं है, वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे छोटा पार्ट है। पर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वजह से अलग अलग कैटेगरी होती है, उसी तरह से ये फोटोन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि किस एनर्जी के हैं। गामा रेस के फोटोन में ज़्यादा एनर्जी होगी, वही रेडियो वेव्स के फोटोन में कम एनर्जी होगी। पर इसका पता कैसे चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई छोटा पार्ट है, मतलब फोटोन भी है? पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सबसे छोटे पार्ट को फोटोन बोलते हैं, तो उससे छोटा पार्ट क्यों नहीं पॉसिबल है? तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं जिसको हम सब देख सकते हैं और जिसको लाइट बोलते हैं, और हम एक फोटो सेंसिटिव मेटल लेते हैं, मतलब कि ऐसा मेटल जो लाइट से अफेक्ट हो जाए बहुत आसानी से। तो जब हम उस मेटल पे लाइट डालते हैं ना, तो हमें ये दिखता है कि उस मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। पर हर तरह की लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे थे, वही लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ज़्यादा थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर लाइट पूरी तरह से वेव है, मतलब उसका कोई छोटा पार्ट नहीं है, तो किसी भी तरह की लाइट डालने पे उस मेटल से उस मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए थे, भले ही कुछ देर बाद आते। इसी से फिर आइंस्टाइन ने बताया ना कि जो लाइट, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है। और जब उस छोटे से हिस्से, मतलब उस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल देता है। इसी से ये प्रूफ हो गया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, जैसे कि एक दीवार ईंटों से बनी होती है। पर अगर आप इसको इस तरह देखोगे ना कि फोटोन बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा पार्ट है, तो उससे आपको एक गलत फहमी हो जाएगी, और वो ये है कि आपको लगेगा कि फोटोन का भी कोई साइज होता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि फोटोन का कोई साइज ही नहीं है, भले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट ही क्यों ना हो। और इसको समझने के लिए ना आपको और डीप जाना होगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी है इससे, कि हाउ वेव फंक्शन कोलैप्स, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पर अगर आपने नहीं देखा है तो जो मैं बोलूँगा ना वो बस आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खुद कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होती है, वो खुद सुपर पोजीशन की स्टेट में रहता है, मतलब वो खुद एक ही टाइम पे कई जगह होता है। तो अगर वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी तो वही नेचर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने पीछे बताया ना कि कैसे लाइट मेटल पे पड़ी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर निकलने लगे, पर जब वो लाइट उस मेटल से नहीं टकराई थी तब हमें नहीं पता था कि उस लाइट के अंदर फोटोन है भी या नहीं, या अगर है तो कहाँ है। क्योंकि बिना किसी चीज़ से टकराए जो लाइट के अंदर का फोटोन होता है वो खुद सुपर पोजिशन की स्टेट में होता है। मतलब हो सकता है कि फोटोन पूरे लाइट में फैला हो, अब जिस तरह भी उसका प्रोबेबिलिटी वेव हो। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो छोटा हिस्सा जिसको हम फोटोन बोल रहे हैं वो तभी ऑब्जर्व हो रहा है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज़ से इंटरैक्ट कर रही है। तो आप यहाँ से ना एक नया डेफिनेशन दे सकते हो इसको कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आया हुआ एक डिस्टरबेंस है बस, और इसीलिए इसका कोई साइज नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि जैसे जब लाइट मेटल से टकराती है तो उससे पहले उसके अंदर के जो फोटोन होते हैं वो सुपर पोजिशन की स्टेट में होते हैं, पर जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो सुपर पोजिशन की स्टेट में हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन भी सुपर पोजिशन की स्टेट में है और यहाँ लाइट के अंदर का फोटोन भी सुपर पोजिशन की स्टेट में है, तो आखिर लाइट टकराती किससे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं मेटल से? तो इसका आंसर क्या होगा ना आप कमेंट में लिख देना अगर आप में से किसी को पता है तो। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।